मिले हैं। चलो टॉपिक डालो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि किसी भी पाइप में कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, मान लो पानी फ्लो हो रहा है किसी पाइप में, तो कोई जरूरी नहीं है कि पाइप हर जगह सेम उसका डायमीटर सेम हो। क्या ऐसा होगा क्या? कम अधिक हो सकता है। तो कहता है कि ऐसा ही हम लोग एक समान भी हो सकता है, कम अधिक वाला भी हो सकता है। तो कह रहा है कि एक पाइप ऐसा है लिया हुआ जिसमें कुछ ना कुछ फ्लूइड क्या हो रहा है भाई, फ्लो हो रहा है। मान लीजिए इधर से उधर जा रहा होगा, तो यहाँ पे फ्लूइड क्या हो रहा होगा, इन हो रहा होगा, और यहाँ पे फ्लूइड क्या हो रहा होगा, आउट हो रहा होगा। नहीं, अगर ऐसा है पाइप उस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे इन हो रहा होगा फ्लूइड और यहाँ पे आउट हो रहा है। अब दिखने से क्या लग रहा है कि यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है और वहाँ, अरे सुन अब क्या बात है, क्वेश्चन दिए हैं तो ठीक है, बाद में डिस्कस करो। क्वेश्चन तो तेज बच्चा है, कर ही लिया, कहीं पढ़ लो। तो दो जगह हम कंसिडर किए हैं, ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग डायमीटर हो सकता है इसका, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया। दो सिचुएशन है, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। दोनों जगह हमें क्या लग रहा है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, अलग अलग लग रहा है। नहीं, तो मान लेते हैं यहाँ का एरिया क्या है भाई, A1 है, और ये जो 2 है उसका एरिया क्या है, A2 है। नहीं, यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसका, उसका डेंसिटी, कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा, पानी ऑयल कुछ भी हो रहा होगा ना उसके अंदर, तो उसका डेंसिटी कुछ दिया हुआ है, मान लेते हैं रो से दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो कहता है कि सिचुएशन क्या है कि कहीं से पानी, मान लेते हैं जितना यहाँ पे आएगा किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, उतना ही पानी क्या होगा, इधर से निकलना चाहिए। क्या ऐसा हुआ कि नहीं? क्या पानी को ये रख सकता है क्या, जितना ही रख सकता है भर गया। उसके बाद से तुम जितना पानी इधर दोगे उतना पानी उधर क्या होगा, निकलना होगा, क्योंकि जगह तो है नहीं यहाँ पे, ऑलरेडी ये जगह फुलफिल है। अब इसमें तो मान लेते हैं 1 लीटर पानी दिए, तो इसमें भी क्या होगा, जितना समय में 1 लीटर दिए उतना समय में 1 लीटर वहां से क्या होगा, निकलेगा। क्या ऐसा होगा कि नहीं? जैसे मान लेते हैं तुम्हारे नल कहीं खेत वेत में अगर फूल में पानी डाल रहे हो, तो कोई पाइप में पानी आ रहा है भाई, तो पाइप में तो कांस्टेंट पानी, नल खोल दिए तुम, कांस्टेंट पानी आ रहा है। तो अगर तुम नॉर्मली पाइप को पकड़े हुए हो तो क्या होगा, पानी ऐसे गिर रहा है नॉर्मल, नहीं। लेकिन अगर वो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया दबा देते हो तो क्या होता है, ऐसा तो नहीं कि पानी नल से निकलना बंद हो गया होगा, वो निकल ही रहा है, वो ट्यूब में आ रहा है तो ट्यूब से निकलेगा भी। तो जब तुम क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करते हो तो क्या होता होगा, तब वो बहुत तेजी से प्रेशर उसका बढ़ जाता है। नहीं, तो मैं पहले मान लेते हैं थोड़ा दूर जाएगा तब क्या होगा, दूर जाने लगेगा। नहीं, मतलब जितना वाटर यहाँ पे इन हो रहा है उतना ही आउट होगा ही होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या यही होता है ना? तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, तो कहता है कि जितना यहाँ, इसका मतलब ये है कि जितना मास यहाँ पे इन करेगा उतना ही मास यहाँ पे क्या करेगा, आउट होगा। जितना पानी इन करेगा यहाँ से उतना ही आउट होगा। प्रेशर कुछ क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो मान लेते हैं ए जो 1 है, यहाँ जो 1 पॉइंट को माने उस जगह का प्रेशर क्या है, उसको हम P1 से डिनोट करते हैं, प्रेशर एट पॉइंट 1। और P2 क्या है, प्रेशर उस पॉइंट पे कुछ अलग प्रेशर होगा। यहाँ पे पानी कुछ अलग प्रेशर से आ रहा है, यहाँ से जब निकलेगा तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है तब तो एक ही जैसा होगा, और अगर यहाँ पे कम कर दिए तो क्या होगा, वो प्रेशर बढ़ जाएगा, वो दूर निकलेगा। नहीं, तो वहाँ का प्रेशर हम मान लेते हैं, लिखते हैं प्रेशर एट पॉइंट 2। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही है कि जितना मास ऑफ वाटर यहाँ पे इन करेगा, जो भी फ्लूइड है, वाटर या जो भी है, उतना ही मास ऑफ फ्लूइड क्या होगा, आउट होगा। तो हम उसको लिखते हैं मास ऑफ फ्लूइड इन बराबर मास ऑफ फ्लूइड
आउट, जितना इन करेगा उतना ही आउट होगा। तो इसका कितना मास यहाँ पे इन हो रहा होगा, कैसे निकालोगे भाई? इसको लिख देते हैं, मान लेते हैं पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, किसी यूनिट टाइम में कितना मास जा रहा है, 1 सेकेंड, अगर यूनिट टाइम 1 सेकेंड मानते हो तो 1 सेकेंड में जितना पानी जाएगा उतना ही 1 सेकेंड में उधर निकलना चाहिए। अगर 1 मिनट टाइम मानते हो तो 1 मिनट में जितना इन करेगा 1 मिनट में उतना निकलेगा। 1 घंटा, तो इसलिए मैं सेकेंड नहीं लिखा हूँ, पर यूनिट टाइम लिखा हूँ यहाँ पे भी, पर यूनिट टाइम, क्योंकि टाइम अलग होगा तो फिर अलग अलग होगा। तो मास कैसे निकालोगे उसका, कितना पानी यहाँ पे या कितना कोई भी फ्लूइड इन हो रहा है, कैसे मास निकालेंगे? हाँ, अब कहता है कि 2 पॉइंट है, अब एक यहाँ पे एक वहाँ पे। यहाँ पे मान लेते हैं अगर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A1 है, यहाँ पे जो पानी का कुछ स्पीड होगा मान लेते हैं V1 है, यहाँ दूसरे जगह पानी का स्पीड क्या होगा V2। वो स्पीड डिपेंड करेगा उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो पानी क्या होगा, तेजी से निकलेगा, यानी स्पीड उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा होगा तो इस सिचुएशन के हिसाब से, अगर यहाँ के हिसाब से अगर A1 ग्रेटर देन क्या है A2, जो कि दिख रहा है नहीं, तो स्पीड में क्या होगा रिलेशन, V1 के साथ क्या हो जाएगा, V1 ग्रेटर होगा कि लेस होगा, कम होगा ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, कम होगा, किससे, V2 से। क्या ये रिलेशन होना चाहिए कि नहीं? ये तो जनरल कॉमन है, अपने ये सिचुएशन देखे हो। चलो अब कहता है कि मास कैसे निकालोगे। तो मास क्या होता है भाई, अगर डेंसिटी इसका पता है तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही होगा ना। तो डेंसिटी तो दिया हुआ, जो फ्लूइड इन कर रहा है उसका डेंसिटी, कितना वॉल्यूम इन कर रहा है, तो वॉल्यूम फिर कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम निकलता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट, यही होगा ना। मान लेते हैं अगर सिलिंड्रिकल ट्यूब है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट। हाइट कैसे निकालोगे, तो हाइट देखो इससे स्पीड में छिपा होता है। स्पीड को क्या लिखते हो, स्पीड को क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही लिखते हैं ना। तो डिस्टेंस क्या है, मतलब किसी यूनिट, हम यूनिट टाइम की बात किए हैं, किसी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। जितना पानी मान लेते हैं अभी यहाँ है, यहाँ से यहाँ चल गया, इस वॉल्यूम की बात करते हैं नहीं। तो जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया किसी यूनिट समय में, तो वही हमारा V1 क्या होगा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होगा कि नहीं। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस मिलेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है तो डिस्टेंस इंटू एरिया क्या होगा, वॉल्यूम मिला। और वॉल्यूम में डेंसिटी गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, मास मिलेगा कि नहीं। तो मास मिलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है भाई, A1 है ना। और डिस्टेंस ये V1 क्या है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है। तो हम भी तो वही निकाल रहे हैं, मास नहीं निकाल रहे, मास पर यूनिट टाइम निकाल रहे हैं। नहीं, मास निकालना होता तो यहाँ डिस्टेंस से गुना करते, लेकिन मास पर यूनिट टाइम है तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होगा, V1 हो जाएगा। और उधर फिर क्या हो जाएगा भाई, तो डेंसिटी तो अभी जो फ्लूइड इन हो रहा है वही आउट हो रहा है ना, कुछ अंदर तो मिक्सिंग चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे भी ये होगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A2 है, और वहाँ पे वेलोसिटी कितना है, V2। तो रो से रो क्या होगा, कटेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 V1 बराबर A2 V2। यही हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। मतलब यहाँ का एरिया दे दे, वेलोसिटी दे दे, किसी दूसरे जगह का एरिया दे दे, तो वहाँ पे वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो करेगा वो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं। अभी सीधी बात है, अगर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट किसी भी प्लेस पे। A1 V1 बराबर A2 V2, किसी कोई तीसरा पॉइंट ले लो तो वहाँ का एरिया और वहाँ का वेलोसिटी, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो किसी भी 2 प्लेस का कंपेरिजन करोगे, उसमें 4 चीज़ है, उसमें कोई भी 3 दिया रहे तो चौथा क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है? चलो इसको लिखो जल्दी से। पाइप कैसा भी बना लो अपने मन से, है ना, दोनों जगह क्रॉस सेक्शन एक टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी बनाओ, बट दोनों जगह क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग दिखना चाहिए, ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ
क्या हो गया? V1 V2 के बारे में अगर लिखना, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, अगर लिखना चाहोगे तो लिख दोगे कि V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट क्रॉस सेक्शन 1, और V2 क्या है? वेलोसिटी है क्रॉस सेक्शन 2 के पास। चलो हो गया। V1 है क्रॉस सेक्शन में 2 पॉइंट माने हैं ना, एक तो यहाँ पे फर्स्ट है, वहाँ पे 2, तो V1 हमारा क्या है? वेलोसिटी एट पॉइंट 1, वेलोसिटी एट पॉइंट या फिर क्रॉस सेक्शन 1 लिख दो, और V2 क्या है? वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शन 2, है ना? ऐसा लिख लो अगर तुम्हें जरूरत है तो। अगर हो गया तो मिटाऊं, आगे चलता हूँ। क्वेश्चन भी इस पे करें क्या? क्वेश्चन क्या बहुत छोटा चीज है, 4 चीज में 3 चीज दिया रहेगा, चौथा निकालना होगा नहीं? हाँ, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी या स्पीड कर सकते हो, वो कांस्टेंट रहेगा किसी पॉइंट के पास ट्यूब के अंदर। क्या हो गया? नहीं दिखता है? और इधर बैठो ना, क्या उसमें कौन हम बैठता है? बाइक पीछे रख दो, बाइक पीछे रख दो, आराम से बैठो, आराम लगता है नहीं? चलो हो गया, पहले टाइम समाप्त हो गया है नहीं? चलो मिटा दो बाबू। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो। लिखो। A fluid is flowing in a tube. A fluid is flowing in a tube. The area of cross section. The area of cross section of tube at inlet का मतलब जहां से इन हो रहा होगा, at inlet INLET at inlet is 1 centimeter square
is 1 centimeter square and area of cross section at outlet is 20 mm square millimeter 20 mm square. Find the speed of outgoing fluid. Find the speed of outgoing fluid if speed of incoming fluid is 2 centimeter per second. Speed of incoming fluid is 2 centimeter per second. 2 centimeter per second. 3 दिया हुआ, चौथा निकाल सकते हो ना। यूनिट का खेल है, यूनिट अपना कन्वर्ट करोगे, करो जल्दी से 1 मिनट में। हाँ तब तक हम अपना अगला फिगर बनाते हैं जो पढ़ाना है हमें। क्या बन गया? वेट एंड वॉच। चलो बना दे नहीं हो पा रहा है, कर दें हम। और फिर तुम क्या करोगे? चलो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं 2 क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, कहीं पतला होगा है ना, ऐसा। इसका एरिया दिया हुआ है क्या? पहला का एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका 20 mm स्क्वायर है। और यहाँ का स्पीड दिया हुआ है कितना? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें सेंटीमीटर दिख रहा है, इसका भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में ले आएंगे। तो जरूरत है केवल इसको चेंज करने का, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कर दें। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर है। तो अगर 1 सेंटीमीटर दोनों तरफ स्क्वायर करो तो इधर भी स्क्वायर होगा,
तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100 mm स्क्वायर, नहीं? यानी कि 1 mm स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100 इधर आ जाएगा, 1/100 नहीं होगा? यानी कि 1/100 का मतलब 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/100 वैसा ही लिख सकते हैं। तो 20 mm स्क्वायर 1 mm बराबर इतना है, या 1/100 लिख सकते हैं इसको, तुम सीधा सीधा ज़्यादा अच्छा समझो। 1/100 नहीं, तो 20 mm स्क्वायर बराबर क्या होगा? 20 इंटू 5 से कटेगा क्या? 1/5 सेंटीमीटर। अब क्या दिक्कत है? अब इसका इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 यहाँ पे वेलोसिटी हमें नहीं पता, मान लेते हैं V2 लिख देता हूँ, यही होगा ना? 5 इधर गुना हो जाएगा तो V2 कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, नहीं होगा? है? हाँ, तो एरिया कम हो गया ना भाई? क्या यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को अगर तुम मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 100 mm स्क्वायर है, नहीं? वहाँ पे 20 mm स्क्वायर है। तो एरिया 5 से रिड्यूस किया तो स्पीड भी 5 गुना बढ़ना चाहिए ना? तो यहाँ पे 2 था तो 5 गुना बढ़ा 10। ये तो बहुत सीधा बात है। देख लेना चाहिए था कि यहाँ पे एरिया का क्या रेशियो है, वही स्पीड का रेशियो, उसका उल्टा। अगर एरिया का रेशियो कम है तो स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, नहीं होगा? अब यूनिट कन्वर्जन नहीं आएगा तो फिर अभी तो जाओ कोई दूसरा तीसरा क्लास में बैठो, आसपास है कोचिंग छोटा मोटा। चलो इधर मिटा दो, अब इस टॉपिक पे आते हैं है ना? जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बर्नौली इक्वेशन। हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, 1-2 क्लास में, 1-2 क्लास क्या कल समाप्त होना चाहिए। चलो बर्नौली इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। सुनो, कह रहा है कि किसी भी ट्यूब में फ्लो हो रहा है कोई भी फ्लूइड, है ना? जैसे एक कभी कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़े, जितना फ्लूइड इन करेगा उतना ही फ्लूइड क्या होगा? आउट होगा। अब कहता है कि ट्यूब के अंदर है, तो अब हम इसका फोर्स और वेलोसिटी वाला कंसेप्ट देखें। अब हम देखते हैं फोर्स, क्या क्या फोर्स वहाँ पे लग रहा होगा, एनर्जी के साथ क्या हो रहा होगा। तो कोई भी मान लेते हैं पाइप में पानी या कुछ भी कोई भी फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है, हो सकता है कि पाइप अभी यहाँ नीचे हो, ऊंचा हाइट पे गया होगा, या हाइट पे था नीचे आया होगा, ऐसा हो रहा होगा ना? इनलेट और आउटलेट क्या है? 2 अलग अलग हाइट पे, एक H1 और एक H2 पे दिखाया गया है। हो सकता है कि यही ज़्यादा हो वो कम हो, पर ये एक सिचुएशन है। दो पॉइंट हम लोग लिए, 2 पॉइंट का 2 क्रॉस सेक्शन, एक फर्स्ट है एक दूसरा सेकेंड है। तो कह रहा है कि जब यहाँ पे फ्लूइड इन हो रहा होगा इसमें, और वहाँ पे सिचुएशन है कि फ्लूइड आउट हो रहा होगा, पर वो एरो इन आउट का नहीं दिखा रहा है। एरो क्या है? P1 A1 का मतलब क्या हुआ? P1 क्या है? प्रेशर, जो अभी जस्ट लिखे हो ना, प्रेशर एट क्रॉस सेक्शन 1, नहीं? और P2 क्या है भाई? प्रेशर एट क्रॉस सेक्शन 2, नहीं? A1 A2 क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट 1 और एरिया ऑफ, ये सब अगर लिखो साथ साथ लिखो, फिर आगे डेरिवेशन पे रुकना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट 1 साथ साथ लिख लो फिगर बना के, फिर बाकी जब डिराइव होगा तब समझना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट 2, फिर H1 क्या है और H2 क्या है? तो कह रहा है कि कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट है, ये जहाँ से हम हाइट उसको मेजर कर रहे हैं, हाइट ऑफ पॉइंट 1
फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन, और H2 क्या है, हाइट ऑफ पॉइंट 2 फ्रॉम रेफरेंस लाइन। फिर फ्लूइड का कुछ डेंसिटी भी होगा, वो भी लिख देता हूँ। जिस सिंबल का यूज होगा उसका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो गया, इतना लिख लिए। देखिए फिर V1 V2 भी लिख लो। V1 V2 क्या है भाई, तो स्पीड ऑफ फ्लूइड है क्रॉस सेक्शन 1 के पास और क्रॉस सेक्शन 2 के पास। स्पीड ऑफ फ्लूइड एट 1, स्पीड ऑफ फ्लूइड एट 2। 1 और 2 का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया 1, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 के पास। इतना सिंबल हो गया, तो इस सिंबल को मिटा दूंगा। हाँ, कोई एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, जहाँ मान लेते पाइप ऊपर है, तो हमारे ग्राउंड रेफरेंस अगर हम ले सकते हैं भाई, रेफरेंस ग्राउंड से एक पॉइंट कितने ऊंचाई पे है, दूसरा पॉइंट हो सकता है ना, पाइप का 2 हिस्सा हो, दोनों अलग अलग हाइट पे हो सकता है ना, सेम हाइट भी हो सकता है। क्या हुआ? चलो ये सिंबल लिख लिए, मिटा दूं? है? चलो सुनो क्या कर रहा है। अब कहता है कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मान लेते हैं V1 है, ऐसा ही लिखे हो ना, जो इन कर रहा है फ्लूइड और जो आउट हो रहा है उसका वेलोसिटी क्या है, V2 है। अब कहता है कि मास अगर हम फ्लूइड निकालें कि कितना मास इन कर रहा होगा और कितना मास आउट हो रहा होगा, तो हम निकाल सकते हैं। अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम लोग जस्ट पढ़े हैं। क्या पढ़े हो भाई? तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम लोग पढ़े हैं कि मास इन मास पर यूनिट टाइम, मास पर यूनिट टाइम निकाले थे ना, इन बराबर क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट टाइम आउट। क्या ये लिखा ना, और वो हमारा कितना आया था भाई, तो A1 V1 बराबर A2, ऐसा ही आया था ना, पर यूनिट टाइम की बात कर रहा है।
पर अगर तुम टाइम कुछ मानते हो कि मान लेते 2 सेकंड में ऑब्जर्व किए, 3 सेकंड, किसी 1 मिनट में, तो उस टाइम को अगर कंसीडर करते हो तो हमें मास पर यूनिट टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हम केवल मास निकालेंगे तो टाइम हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं? तो कह रहा है कि फॉर टाइम डेल्टा टी मतलब कुछ समय के लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो चेंज इन टाइम हुआ, 1 मिनट ऑब्जर्व किए, 1 सेकेंड किए, 2 सेकेंड किए, तो उसके लिए क्या होगा, मास क्या हो जाएगा भाई? तो ये मास पर यूनिट टाइम है, नहीं, मास पर यूनिट टाइम है, और इसमें से टाइम गुना करोगे तो मास मिलेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? तो ये मास पर यूनिट टाइम है, इसमें से टाइम हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा। यानी कि हमें चेंज इन मास यानी मास का वैल्यू कितना मिल जाएगा भाई? तो इसमें भी डेल्टा टाइम टी गुना करना होगा, इसमें भी डेल्टा टी गुना करना होगा, तो कितना होगा? A1 V1 डेल्टा टी बराबर क्या लिख सकते हैं? A2 V2 डेल्टा टी। यानी कि जो मास इन हो रहा है फ्लूइड का या जो मास आउट हो रहा है उसको एरिया, वेलोसिटी और टाइम के फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं। लिखेंगे कि नहीं? इसे इतना बड़ा और इतना है, टाइम को इधर डिवाइड करोगे तो मास पर यूनिट टाइम, यही तो है A1 V1। या इसको इससे कंपेयर करते हो तो डेल्टा टी को इधर लिखो मास पर यूनिट टाइम, तो ये A2 V2 यही लिखे हो ना यहाँ पे। क्या ऐसा होगा कि नहीं? तो ऐसा हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आया है, इसको छाप लो फिलहाल। डेरिवेशन लंबा है पर छोटा छोटा चीज है। और एक बात और सुनो, रुक जाओ। मास पर यूनिट टाइम निकालने में क्या था कि यहाँ पे रो था और यहाँ पे भी रो था कि नहीं, जो कि हम लोग काट दिए थे। एक्चुअली में मास लिखते तो दोनों तरफ रो था, रो को हम लोग काटे थे ना। पर यहाँ पर जब हम मास निकालेंगे तो इसमें रो तो रहेगा ना भाई। ये तो A1 V1 क्या है? ये तो केवल वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा तभी तो मास होगा। तो यहाँ पे रो होगा और यहाँ पे भी क्या होगा? तो होगा। इसको नहीं काटेंगे हम लोग क्योंकि हम मास निकाल रहे हैं, तो ये तो वॉल्यूम हो। हाँ, मास निकालेंगे तब। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में तो दोनों तरफ रो सेम है तो काट दिए ना भाई। पर जब मास निकालेंगे तो ये वॉल्यूम हुआ है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा तभी तो मास होगा, नहीं? तो डेल्टा एम में क्या होगा? यहाँ पे डेंसिटी को गुना करना होगा। चलो मिटा दूं। अब हम मास निकालिए कि कितना मास इन हो रहा है और कितना मास आउट हो रहा है। हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? वर्क डन निकालेंगे कि यहाँ पे कितना वर्क डन हो रहा है, वहाँ पे कितना वर्क डन हो रहा होगा, इस हाइट की वजह से कितना वर्क डन होगा, उस हाइट की वजह से कितना वर्क डन होगा, अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तब की बात कर रहे हैं। तो कहता है कि वर्क डन, जैसे यहाँ पे कहता है कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जब फ्लूइड अंदर जा रहा है तो कुछ प्रेशर P1 है, नहीं? जब वहाँ से फ्लूइड निकल रहा होगा तो वहाँ जब निकल रहा होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे तो उधर से भी प्रेशर कुछ लग रहा होगा, P2 लग रहा होगा, है ना? तो ये एरो है, मतलब प्रेशर इधर से लग रहा है, वो प्रेशर क्या होगा? उधर से लगाएगा क्रॉस सेक्शनल। जैसे एक सीधी बात है, एक वेसल है तो बीच, अभी हम क्या करें, इसके अंदर का फ्लूइड को हम कंसीडर किए, बाकी इधर कितना पाइप है उधर क्या है हमें उससे मतलब नहीं है, नहीं? तो दो क्रॉस सेक्शन है ना भाई, तो क्रॉस सेक्शन ये इधर से लगेगा और इससे क्या लगेगा? इधर से लगेगा, जैसे दोनों साइड से लगेगा ना, नहीं? तो कह रहा है कि वही प्रेशर है, तो प्रेशर चेंज बेसिकली कितना होगा इस फ्लूइड पे, नहीं? तो कहता है कि वर्क डन ड्यू थ्रू प्रेशर, वर्क डन ड्यू टू प्रेशर P1। ये जो प्रेशर लगा उसी की वजह से तो फ्लूइड अंदर की ओर गया होगा, नहीं? और उधर से जो फ्लूइड प्रेशर आ रहा होगा उस फ्लूइड को बाहर जाने से रोकेगा,
नहीं, जैसे वो तुम्हारा ट्यूब जिससे पानी निकल रहा है उसको खोल, इधर से प्रेशर लग रहा है तो बाहर निकल रहा है, लेकिन जितना प्रेशर इधर से लग रहा है उतना उससे ज़्यादा प्रेशर अगर बाहर से लगे तो फ्लूइड बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। लेकिन निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इधर वाला प्रेशर ज़्यादा होगा, उधर वाला प्रेशर जो लग रहा है वो क्या होगा? कम होगा। यानी कि कुछ प्रेशर डिफरेंस जो होगा उसी से क्या होगा? वो उतना ही से वो पानी निकलेगा। तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन हमें निकालना है, क्योंकि कोई भी काम हो रहा है तो उसमें वर्क डन होगा। काम का मतलब कहीं फोर्स लग रहा है और फ्लूइड यहाँ से वहाँ चला गया, उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ना भाई। तो जहाँ फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा? वर्क डन होगा। तो वर्क डन का इक्वेशन तुम गैस इक्वेशन भी पढ़े होगे, पीवी बराबर एनआरटी। तो पीवी क्या होता था? प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है। तो पीवी क्या होता था? पीवी बेसिकली प्रेशर वॉल्यूम। हाँ तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम। नहीं, तो ये क्वांटिटी क्या होगा? इस दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? प्रेशर का मतलब क्या हुआ? फोर्स पर यूनिट एरिया, नहीं हुआ क्या? यही हुआ ना। और वॉल्यूम का मतलब यूँ समझो कि ये फोर्स है, तो वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट, ऐसा लिखे ना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट या डिस्टेंस जो भी, तो एरिया से एरिया घटा तो क्या बचा? फोर्स इंटू हाइट, या इसको हम डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया फ्लूइड। नहीं, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होगा? वर्क डन नहीं होता है। यानी कि पीवी क्या होगा? अगर हमें वर्क डन प्रेशर की वजह से निकालना होगा तो क्या करना होगा? पी इंटू वी, यही करना होगा ना। जी सर। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो अगर हम कह रहे हैं कि इस यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं वर्क डन इस प्रेशर की वजह से, तो कितना हो जाएगा भाई? तो इसको हम मान लेते हैं W1 लिख देते हैं। इसका क्या हो जाएगा? P1 V1। यहाँ तो एरिया दिया हुआ है A1, ये दिया हुआ है ना। तो एरिया दिया हुआ है तो V1 कैसे मतलब तो प्रेशर हो गया। वॉल्यूम जब निकालना होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, यही होना चाहिए ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो दिया हुआ है, हाइट कैसे निकालेंगे? तो हाइट निकालने के लिए हमें क्या दिया? स्पीड दिया हुआ है। हाइट मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो स्पीड दिया हुआ है। टाइम भी हम लोग लिखे हैं डेल्टा टी, लिखे थे कि नहीं? डेल्टा टी लिखे हो ना भाई। तो स्पीड में अगर डेल्टा टी निकाल गुणा कर दें, यानी V1 डेल्टा टी, यही क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस होगा कि नहीं? स्पीड इंटू टाइम हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हो जाएगा। तो प्रेशर हो गया, एरिया हो गया, तो एरिया हमारा हुआ, डिस्टेंस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? V1 डेल्टा टी। क्या ऐसा हो जाएगा कि नहीं? सिमिलरली अगर उधर का हम प्रेशर उधर वर्क डन निकालें, वर्क डन ड्यू टू प्रेशर P2, उसके वजह से निकाले, मान लेते हैं उसको हम W2 लिखते हैं। तो फिर से क्या हो जाएगा भाई? अब एक निकाले तो बाकी तो सबका 1 के जगह पे जहाँ जहाँ क्या करना होगा? 2 करना होगा। यानी प्रेशर वहाँ पे P2 है, एरिया कितना है भाई? स्पीड वहाँ पे कितना हो गया? V2। टाइम को हम किसी जिस टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन करें वो टाइम हमारा फिक्स होगा। क्या ऐसा होगा कि नहीं? जी सर। अब सवाल है कि इधर प्रेशर ज्यादा, अगर इधर लिक्विड इन हो रहा है उधर आउट हो रहा है, इधर प्रेशर ज्यादा होगा तभी उधर क्या होगा? मतलब इधर प्रेशर का मतलब क्या है? वर्क डन समझो कि इधर वर्क डन का मतलब एनर्जी से होता है। इधर एनर्जी ज्यादा होगा, उधर कम होगा, तभी फ्लूइड उधर जाएगा। अगर उधर ज्यादा होता तो क्या होता? इधर आता, नहीं आता। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे चेंज इन वर्क डन निकालें, है ना। चेंज इन वर्क डन अगर निकालोगे तो उसको हम लिख देते हैं डेल्टा W से, तो क्या हो जाएगा भाई? W1 माइनस W2। क्या ऐसा होगा कि नहीं? अगर फ्लूइड उधर जा रहा है तो इसको, इस वर्क डन को ज्यादा होना पड़ेगा, उसको कम होना पड़ेगा। जैसे मान तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है, जैसे जैसे काम करते जाओगे क्या होगा? एनर्जी खत्म होते जाएगा ना भाई। तो अभी फ्लूइड यहाँ पे है, फिर आगे बढ़ रहा है, एनर्जी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे खत्म होगा, नहीं। तो हम W1 माइनस W2, इसको अगर लिखोगे तो क्या लिख सकते हो भाई? जो कुछ भी यहाँ पे है P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस क्या हो जाएगा? P2 A2 V2 डेल्टा। क्या ऐसा हुआ कि नहीं? तो एक तो वर्क डन हुआ इस प्रेशर के वजह से, नहीं। दूसरा वर्क डन क्या होगा कि फ्लूइड क्या है हमारा, अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से अलग अलग हाइट पे, कहीं पे हाइट H1 है, कहीं पे हाइट क्या है? H2 है, नहीं।
तो जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर ले जाते हैं नहीं, या फिर ऊपर फेंक दिए, तो जैसे जैसे उसका हाइट बढ़ते जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बढ़ते जाता है कि नहीं। यानी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या, एनर्जी मतलब वर्क। तो अगर ये फ्लूइड H1 हाइट पे है, ये फ्लूइड H2 हाइट पे है, तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अलग अलग होगा कि नहीं। तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी का भी डिफरेंस होगा। ये तो वर्क, ये जो डिफरेंस हुआ किसके वजह से हुआ, प्रेशर के वजह से हुआ। फिर कहता है कि दोनों पाइप का अगर इनलेट और आउटलेट अलग अलग हाइट पे है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का भी डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग होगा, वहाँ का कुछ अलग होगा। क्या ऐसा सिचुएशन है कि नहीं। तो पहले इसको लिखो, फिर हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। वर्क डन ड्यू टू, ड्यू है DUE, वर्क डन ड्यू टू प्रेशर P1 नहीं, और वर्क डन ड्यू टू प्रेशर P2, ऐसा निकालें हम लोग। हो गया। नहीं लिख पा रहा है, अरे ढक्कन खोल के लिखो ना, तब तो लिख पाएगा। इतना फिजिक्स पढ़ा है तो समझ में नहीं आता है कि ऊपर जितना वेट रहेगा उतना नीचे स्लो होगा। सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया है, सेंटर ऑफ तुम्हारा ऊपर शिफ्ट हो गया तो ऊपर होगा ना, ऐसे झुका रहेगा तो वजन नीचे रहना चाहिए ना। पढ़ता है तो कुछ यूज नहीं करता है, कोई यूज नहीं। चलो हो गया, इसको छाप लिए। अब देखो एक बात यार, ये जो A1 V1 डेल्टा T है नहीं, इसको अगर हम मास के टर्म में लिखें तो लिख सकते हैं क्या, डेल्टा M बराबर क्या लिखे हो, डेल्टा M बराबर लिखे हैं सर P रो A1 V1 डेल्टा T इक्वल टू रो A2 V2 डेल्टा T बराबर डेल्टा M नहीं, यानी कि हम लोग ऐसा लिखे हैं डेल्टा M बराबर क्या लिखे हैं, रो A1 V1 डेल्टा T या रो A2 V2 डेल्टा T, ऐसा था ना। तो अगर इस रो को इधर ले आए तो क्या ऐसा होगा कि नहीं, यही तो यहाँ पे भी है नहीं है। और अगर इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, तब क्या होगा, ये सिचुएशन हो जाएगा, वो भी किसके बराबर होगा, डेल्टा M बाई रो के बराबर नहीं। तो ज़्यादा वेरिएबल उसको हम चेंज कर दें क्योंकि डेल्टा M फिक्स है, कितना मास आया कितना मास गया, और रो भी फिक्स है, एक ही फ्लूइड है कि नहीं। यानी इसको हम दूसरे टर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, जो यहाँ डेल्टा W आया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, P1 डेल्टा M बाई रो, नहीं लिख सकते हैं। और इधर क्या लिख सकते हैं, P2 डेल्टा M बाई रो। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, चलो इसको लिख लो, ऊपर से मिटा देता हूँ। काहे खुश है इतना रे, भंडारा हो गया। मिटा दे। अब देखो ये तो प्रेशर के वजह से हम लोग अभी वर्क डन निकाले। अब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं कि अलग अलग हाइट पे है, तो अलग अलग हाइट पे कोई दो ऑब्जेक्ट है उसका पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट 1 कितना होगा भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़े, mgh
यही पढ़ते हैं ना? जी सर। क्या पढ़े हो कि नहीं? वर्क एनर्जी पढ़े, चैप्टर पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। तो m का मतलब कितना हुआ भाई? डेल्टा m। यहाँ पे दे ही होगा कि यहाँ पे डेल्टा जितना मास यहाँ पे है उतना ही मास वहाँ पे निकलेगा। g तो g है और h यहाँ पे कितना है? h1 है। अब पोटेंशियल एनर्जी एट 2 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? वो भी mgh है, तो m तो डेल्टा m ही है, g h2। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालो तो अभी तुम्हें देखने से क्या लग रहा है कहाँ पे ज्यादा होगा इस सिचुएशन के साथ? उधर ज्यादा होगा, है? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालो तो ऑब्वियसली ज्यादा ये होगा, क्योंकि डेल्टा m g ये तो सेम है, बट हाइट का डिफरेंस इस फिगर के हिसाब से h2 ज्यादा लग रहा है, तो ये ज्यादा होगा। तो क्या होगा भाई? डेल्टा m g, क्या यही होगा ना? और h2 में से कौन घटेगा? h1 नहीं होगा, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसा लिख देंगे, लिख दें। अरे इतना आलना करो, बैल आदमी एक क्लास का बच्चा है। सुनो सुनो, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम क्या निकाल रहे हैं? हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं, नहीं? तो वर्क एनर्जी जब पढ़े थे, वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी के बारे में पढ़े थे, तो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क में रिलेशन था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था? नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता था। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है, यानी कि अगर हमें इससे वर्क डन निकालना होगा, वर्क डन निकालना होगा तो क्या होगा? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब सीधा सीधी बात है, जैसे हम बताए थे कि मान लेते हैं कि एरो या गुलेल वाला एग्जांपल देते हैं कि हम उसको क्या करेंगे? वर्क डन लगाएंगे, उसमें खींचेंगे ना, तो हम फोर्स लगा रहे हैं किसी दूसरे साइड, और एनर्जी जो उसमें स्टोर हो रहा है, हम जिधर खींचें क्या उधर ही हो जाएगा? उसके उल्टा साइड है। तो हम जितना एनर्जी हम उसमें स्टोर किए हैं उतना से ही वो रिलीज होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है कि नहीं? तो ये बेसिकली ये दोनों चीज सेम है, बट ये नेगेटिव साइन क्या करता है? उसके डायरेक्शन की बात करता है कि जिस डायरेक्शन में आप पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर करोगे उसके उल्टा वो काम करेगा। नहीं हुआ? ऐसा होता है गुलेल जिधर खींचता उधर ही जाता है, उधर जाता है क्या? वो दूसरे तरफ जाएगा। तो ये बेसिकली नेगेटिव केवल साइन बता रहा है। तो वर्क डन अगर यहाँ पे हम निकालें तो वर्क डन क्या हो जाएगा बाबू? तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी हुआ ना, इसका निगेटिव, यानी कि अब ये तो चेंज होगा नहीं, यहाँ पे क्या है? जो निगेटिव है वो पॉजिटिव होगा और जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसको अगर ऐसे लिखा जाए तो क्या हो जाएगा भाई? डेल्टा m g और क्या हो जाएगा? h1 माइनस h2। क्या ऐसा होगा कि नहीं? चलो इसको लिख लो। तो ये दो तरह का वर्क डन इस फ्लूइड के फ्लो होने से हो रहा है। एक प्रेशर के वजह से वर्क डन हो रहा है, दूसरा हाइट के वजह से। नहीं यार, अभी हो जाता तो क्या था? होगा, अभी टाइम लगेगा 10 मिनट। चलो हो गया है? होने वाला है। मिटा दें? अब हम लोग देख रहे हैं कि टोटल वर्क डन कितना हुआ है भाई। तो टोटल वर्क डन पहले लिख लेते हैं। टोटल वर्क डन, ये जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसमें कितना हो रहा है भाई? तो एक तो प्रेशर एनर्जी, प्रेशर के चेंज की वजह से हुआ, दूसरा हाइट की वजह से। तो ये जो दोनों वर्क डन हुआ, तो पहला कितना आया था बताओ तो? टोटल वर्क डन मान लेते हैं, उसको W से डिनोट करते हैं, तो कितना आया था? पहला आया था डेल्टा m h1
है? पहला मतलब प्रेशर के वजह से, जो प्रेशर डिफरेंस के वजह से जो वर्क डन हुआ, नहीं तो कितना था? डेल्टा एम बाई रो, P1 डेल्टा एम बाई रो ब्रैकेट में, और फिर बाद में क्या था? माइनस P2 डेल्टा एम बाई रो। अच्छा, यानी कि डेल्टा एम बाई रो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यस सर। नहीं? डेल्टा एम बाई रो अगर कॉमन लें तो क्या हो जाएगा? P1 माइनस P2। ये तो प्रेशर के वजह से हुआ। अभी हाइट के वजह से वर्क डन कितना हुआ था भाई? डेल्टा एम जी एच माइनस डेल्टा एम जी और माइनस H1 माइनस H2, यस सर। H1 माइनस H2। क्या ऐसा सिचुएशन था ना कुछ? H1 माइनस H2। अब ये टोटल वर्क निकाले हैं हम। अब कहता है कि जो फ्लूइड फ्लो रहा है उसमें कुछ स्पीड भी है, यहाँ पे स्पीड V1 था, वहाँ पे स्पीड V2 था, यानी कि यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कुछ अलग हुआ, वहाँ का काइनेटिक एनर्जी कुछ अलग होगा कि नहीं? तो अगर हम निकालें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालें, उसको हम लिखते हैं डेल्टा K। तो अब बताओ कि काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा, तो अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या होगा भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, इसका स्पीड क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये पढ़ो ना कंटिन्यूटी में कि अगर एरिया A1 ग्रेटर देन A2 है तो V1 क्या होना होगा? लेस देन होगा, नहीं होगा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़े ना कि पाइप को अगर दबा दिए मतलब एरिया कम करे, वेलोसिटी बढ़ा दिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? mv², हाफ mv², नहीं होता है? काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला पड़ेगा? हाफ mv²। 9th में ही पढ़े हो ना, पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो हाफ m क्या है? डेल्टा एम, और v इस जगह पे कितना है भाई? v2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ डेल्टा एम V1। अब इस दोनों में ज्यादा कौन होगा? तो डेल्टा एम हाफ तो सेम है ना, पर V2 ज्यादा है, ये ज्यादा होगा कि नहीं? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे हम लोग? हाफ डेल्टा एम क्या होगा? V2² माइनस, क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? क्या यही होगा ना? इसमें इसको घटाए तो जो कॉमन है कॉमन ले लिए, ये सिचुएशन हुआ। नीचे वाला ना ज्यादा रहता है काइनेटिक एनर्जी, जितना नीचे आता है उतना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहता है। अरे इक्वेशन ऑफ एरिया की बात है ना, हमारा ये रिलेशन है ना, हम दो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए और यहाँ पे दिख रहा है कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा एक छोटा है, तो अभी तो जस्ट रिलेशन निकाले हो ना कि एरिया अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, और एरिया को अगर घटा दबा देते हो पाइप को तो वेलोसिटी खुद ब खुद तेज हो जाएगी। तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग पढ़े, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी चीज पे अगर हम वर्क लगाते हैं, किसी चीज में मान लेते हैं किसी चीज पे फोर्स लगाए, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या करते हैं कि किसी पे वर्क लगाते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। मान लेते कोई ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, कोई स्पीड नहीं है, हम कुछ वर्क लगाए तो उसमें यहाँ से कहीं मूव किया, कुछ वेलोसिटी भी आया होगा ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, ये वर्क एनर्जी में पढ़े हो कि जितना भी वर्क डन हम देंगे वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। क्या होगा? तो वर्क डन बराबर क्या हुआ भाई? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन हम लोग निकाल चुके हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल चुके हैं। तो क्या इतना बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ये सब छाप लिए हो? तो छापो जल्दी छापो, लास्ट लिख लो तो ठीक है अपना। जैसा हालांकि तो पहले तुम्हें दिख रहा है ना, पहले भी लिखवा चुके हैं ना वो चीज। मन है तो लिखो, हम क्या कर सकते हैं। चलो मिटा दूं।
तुम लोग कभी नहीं लिख पाओगे क्या? इसको लाइन स्टैटिक हुआ नहीं ना और भी लिखना शुरू किया और एक वीडियो में लिखता है। छोटा सा डेरिवेशन है, लिखो जल्दी से। मजाक उड़ा रहा है धर्मेंद्र का हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम है भाई। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसा ही लिखा जाता है। कभी कॉपी पीछे भी उलट के पढ़ लिया करो, तब ना पता चलेगा कि ऐसा चीज भी कुछ हुआ होता है। नहीं, और छप गया फिर रखा गया कहीं। हो गया था सोच रहा होगा कि अभी तुम्हारे पढ़ने को अपना बाल बच्चा को भी पढ़ा दो, ले लो कॉपी पढ़ लो, क्या पैसा खर्च करोगे? नहीं। तो चल सुनो, वर्क डन क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। नहीं, तो वर्क डन हम लोग निकाल चुके हैं, कितना? इतना है। और ये किसके बराबर होना चाहिए? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ऐसा ही लिखे ना नीचे। तो काइनेटिक एनर्जी वाला हम इधर लिख देते हैं। तो कितना है काइनेटिक एनर्जी भाई? तो 1/2 डेल्टा एम और क्या है? v2 स्क्वायर माइनस v1। क्या ऐसा ही है ना? अब देखो कुछ कटता है क्या? डेल्टा एम यहाँ पे भी है, डेल्टा एम यहाँ पे भी है, डेल्टा एम यहाँ पे भी है। नहीं होगा? कटेगा क्या? डेल्टा एम कट जाएगा ना। तो डेल्टा एम को काटो, उसके बाद थोड़ा डिटेल में लिखते हैं। काटने के बाद ये कटेगा, काटने के बाद यहाँ पे इसको अलग अलग करके लिखते हैं। P1 बाई रो माइनस P2 बाई रो, ये इधर हुआ। फिर इसको हम लिखते हैं, क्या लिखोगे? GH1 माइनस GH2 बराबर इधर क्या हो जाएगा? हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर। अब जहां जहां 1 वाला दिख रहा है उसको एक तरफ लाते हैं, 2 वाले को एक तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? P1 बाई रो 1 है, नहीं, प्लस GH1 है, और स्पीड वाला इधर टर्म है हाफ v1 स्क्वायर, उसको भी इधर लाते हैं, वो भी प्लस हो जाएगा हाफ v1 स्क्वायर। बाकी ये P2 बाई रो किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा P2 बाई रो। नहीं, ये GH2 भी उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? GH2। और ये तो हाफ v2 स्क्वायर इधर है नहीं। अब देखो ये पूरा सब कुछ 0.1 पे आया, वो 0.2 पे आया। कोई 0.3 लेते तो उसके जगह पे क्या होता है? P3 बाई रो GH3 हाफ v3 स्क्वायर। क्या ऐसा होता कि नहीं? अलग अलग पॉइंट लेते तो मतलब कह रहा है। अब देखो क्या है कि अगर रो को तुम इसमें गुना करते हो, नहीं, एक तो ये हमारा आ गया, टर्म आ गया है कि अगर इसको हम जनरल फॉर्मेट में लिखें किसी भी, तो P बाई रो प्लस GH प्लस हाफ v स्क्वायर बराबर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब अगर 1 पॉइंट डाले तो 1 1 1, दूसरे पॉइंट से किए तो 2 2 2, कोई तीसरे पॉइंट से भी कंपेयर किए तो फिर 3 3 3। क्या ऐसा हुआ कि नहीं? 4 हाँ, मतलब इस तीनों का सम क्या होगा? किसी भी पॉइंट पे, चाहे 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 0.4, जहाँ भी फ्लूइड का फ्लो हो रहा है पाइप में, वो अलग अलग हाइट पे हो सकता है, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया हो सकता है, अलग अलग प्रेशर हो सकता है, अलग अलग वेलोसिटी हर जगह हो सकता है। पर ये क्या होगा? ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा कि नहीं होगा? तो इसको छाप लो। और एक बात और है कि अगर इस रो को, अगर हम, रो क्या हमारा कांस्टेंट है कि नहीं? या इससे पहले अभी समझो एक बात और कि रो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो इसमें तो गुना नहीं होगा, इसमें होगा और इसमें होगा। होगा कि नहीं? इधर भी रो एलसीएम लोगे तो इसमें गुना होगा, इसमें होगा और इसमें होगा। क्या गुना?
इसमें नहीं हो सकता, नीचे है, इसमें गुना होगा, इसमें होगा, और फिर नीचे रो से रो कट जाएगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, P1 प्लस रो जी H1, रो जी H1, रो गुना होगा यहाँ पे, प्लस क्या लिख सकते हो, हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा, P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, और नीचे जो रो एलसीएम वाला रहेगा उस उधर भी एलसीएम है, रो से रो समाप्त हो जाएगा। यानी कि ये हमारा रिलेशन जो आ गया कि P1 प्लस P1 या हम P केवल लिख देते हैं, P प्लस रो GH प्लस 1/2 रो V स्क्वायर, ये क्या होगा, कांस्टेंट है ना। तो यही इक्वेशन जो होता है ये कहलाता है बर्नौली इक्वेशन, समझ में आया? जितना भी डेरिवेशन हुआ, इक्वेशन बहुत छोटा सा आया है, नहीं, ये इक्वेशन कहलाता है बर्नौली। पॉइंट अब 1 2 से करोगे तो 1 1 दे दोगे, कहाँ पे दोगे भाई ये समझना है। तो चेंज क्या क्या हो सकता है, तो प्रेशर चेंज हो सकता है, हाइट चेंज हो सकता है, वेलोसिटी चेंज, डेंसिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि डेंसिटी फ्लूइड तो सेम है, और जी भी चेंज नहीं होगा, जी तो ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो भी चेंज नहीं होगा, तो जी की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो ये बर्नौली इक्वेशन यही कहलाता है। तो इसको छाप लीजिए। हाँ, आज के लिए इतना ही है। अब एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली है, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली कल पढ़ेंगे और फिर समाप्त होगा चैप्टर। टाइमिंग के बारे में आप क्या कह रहे हैं? टाइमिंग के बारे में